नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ट्रंप की दादागिरी या गुंडागर्दी कह लीजिए, वो बढ़ने लगी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों के ऊपर 10% सजा के रूप में टैरिफ लगाया है, जो देश अमेरिका का विरोध कर रहे हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो ये गुंडागर्दी इस हद तक कर रहे हैं कि जो उनके अपने दोस्त हैं, जो उनके अपने एलाइज रहे हैं, जिनके साथ उनका खून का रिश्ता है, उन लोगों के साथ भी वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, उस पर टैरिफ्स लगा रहे हैं। अब ये अनाउंसमेंट कल आया है। कल जब इंडिया टाइम के अगर आप हिसाब से देखें तो ये कल का ये देर शाम का ये फैसला है। और ट्रंप ने क्या किया है? ट्रंप ने यूरोपियन और जो नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो एलाइज हैं, उनके साथ ये कहा है कि अब उन पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा 1 फरवरी से, और ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा जून 2026 में। ये वो देश हैं जो लगातार अमेरिका का विरोध कर रहे हैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए। इसमें कौन कौन से देश हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड्स एंड फिनलैंड। अब विश्व में क्या होता हुआ, 2-3 सवाल बस हम इसमें वीडियो में करना चाहते हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, जहां पर अमेरिका के अपने दोस्त उनके दुश्मन बनते हुए नजर आ रहे हैं, इससे चीजें कैसे बदलेंगी विश्व में? पहला सवाल। दूसरा कि भारत पर कितना बड़ा संकट है और भारत इसको कैसे निपटेगा? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सारे बड़े सवाल इस समय हैं। और ग्रीनलैंड में, डेनमार्क में इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हुआ है। उसके विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर स्क्रीन पर, सागर, अगर आप रेडी हैं उन विजुअल्स को लेकर, तो आप उन विजुअल्स को प्ले करें, जहां पे दिखाया गया है कि डेनमार्क की सड़कों पर इसको लेकर काफी हुजूम आया है, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। और उस प्रोटेस्ट में लोग यही कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ये देखिए, ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, तस्वीरों को प्ले करते रहिएगा। मुझे लग रहा है नेट स्लो है, कोई वजह है जिसकी वजह से हम प्ले नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये तस्वीरें आ गई आपके सामने। ये डेनमार्क की सड़कों का नजारा है, जहां पर लोग झंडे लेकर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। और ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ये आर्कटिक आइलैंड है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप वहां के जो संसाधन है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उस पर नजर गड़ाकर बैठे हैं। और वो ये कहते हैं कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो गया है। हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका स्वागत है जनगणमन 24/7 पे। मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो अब बड़ा संकट डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा कर दिया है, जहां पर उनके अपने दोस्त, ये वो देश है जिनका खून का रिश्ता था अमेरिका से, उनके साथ ये कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? जी, धन्यवाद नीलू जी। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, लेकिन मेरी नजरों में ये जियो इकोनॉमिक है, क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो रही है। हालांकि वो सबसे बड़ा ताकतवर इकोनॉमिक मिलिट्री पावर है, लेकिन उनका कर्ज इतना बढ़ गया है और इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और इतना निर्भर हो गए हैं चीन और दूसरे देशों के ऊपर कि वो नेट इंपोर्टर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, एक्सेप्ट हथियार एक्सपोर्ट करने के या कुछ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने के, बाकी के सब आइटम्स में निर्भर हो गए हैं। तो ट्रंप का एक ही पॉलिसी ऑप्शन है अभी तक 1 साल के दौरान, जो भी प्रॉब्लम है और टैरिफ के जरिए देखें, आर्थिक नजरों से देखें, तो वो सभी देशों को इसमें कोई उनकी दो राय नहीं है कि दोस्त हैं, खून का रिश्ता है या ताकतवर देश है वगैरह वगैरह। जो ताकतवर देश है चीन, उनके पर भी कोशिश किया लेकिन वो बैकफायर हो गया, वो कर नहीं सके। तो अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन को पहले उन्होंने मना लिया कि आप नाटो
बजट जो है 5% करिए, जो कि बहुत मुश्किल था कई देशों के लिए। तो उन्होंने रिलक्टेंटली मान लिया। तो अब दूसरा उनका डिमांड था कि आप हम हथियार नहीं देंगे यूक्रेन की जंग में, आप हमारे से खरीदिए और यूक्रेन की दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जंग में, तो वो भी मान लिए। अब तीसरा जो है ग्रीनलैंड को लेके वो साफ धमकी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं देते हैं, जिसके लिए बातचीत हुई अमेरिका में डेनमार्क के लीडरों से, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि डिमांड एक ही था कि आप हमें सौंप दीजिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमको चीन और रूस को वहां से भगाना है बोल के। तो अब चूंकि डेडलॉक हो गया है बातचीत में, गुफ्तगू में, तो अब खरीदना चाहते हैं, और खरीदना इसलिए खरीदना चाहते हैं कि वो इन्वेट करके नहीं लेना चाहते हैं, और धमकी देके, जैसा रियल एस्टेट एजेंट, अगर आप पुराने फ्लैट को, जगह को खाली करके नहीं देते तो धमकी देंगे गुंडों को भेज के, मारवा देके आप वो जमीन ले लेंगे औने पौने में और टावर्स बनाएंगे। तो इसी मॉडल पे जो है डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड को भी डेनमार्क से ट्रीट करेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो हम ले लेंगे किसी न किसी तरह से। तो अब पूरे यूरोपियन यूनियन में हलचल मच गया है और बहुत नाराजगी है और क्रोध भी है। सड़कों पे लोग आ रहे हैं, जैसे कि आपने विजुअल्स में बताया कि कोपेनहेगन में इतने हजारों के लिए इतनी शदीद कड़ाके की सर्दी में भी अमेरिका के खिलाफ आए। यही लोग जो है अमेरिका में भी हैं, इनके रिश्तेदार हैं, हर एक रिश्तेदार अमेरिका से जो है यूरोप में है, चाहे आयरलैंड हो, आइसलैंड हो, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, तो वो उनके खिलाफ भी टैरिफ लगा रहे हैं 8 यूरोपियन देश, क्योंकि ये मेजर हैं यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका का अपोज कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये अपोजिशन और डिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि वो समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसा उन्होंने मदुरो को नेशनल सिक्योरिटी और ड्रग के लिए अगवा करके वेनेजुएला का ऑयल भी हड़प लिया है करके। तो बस इतना ही कहता हूँ आपके पहले सवाल का जवाब देते हुए। लेकिन प्रोफेसर पाशा, अब भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? भारत को इस पर क्या करना चाहिए? भारत तो इस साल ब्रिक्स का जो समिट है उसकी चेयरशिप भी है भारत के पास, उसको चेयर कर रहा है। भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस तरीके का कदम, और क्या भारत पर वही खतरा नहीं मंडरा रहा है जो ग्रीनलैंड पर जिस तरीके से कब्जा करने का सपना देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? जी, भारत के प्रधान ये मान के चल रहे थे कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दोस्त है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे करीबी दोस्त हैं बोल के प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत जल्दबाजी में करके मिलने भी गए 13 फरवरी को पिछले साल। तो हुआ ये कि अमेरिका की उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, ट्रेड को लेके और चीन को लेके, क्वाड को लेके और बहुत सारी चीजों में। लेकिन जब बातचीत हुई, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के मिनिस्टर्स, उनको पता चला कि अमेरिका का डिमांड अनलिमिटेड है। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करिए, आप जीआई प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करिए, डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करिए, आप रूस से तेल मत लीजिए, हथियार मत लीजिए, आप चीन से मत संबंध रखिए, और ग्लोबल साउथ में आप उनको प्रेशर डाल के अमेरिका से खरीदने के लिए कहिए, और ब्रिक्स से अलग थलग हो जाइए, और भारतीयों को वीजा पे दुश्वारी होगी और हथकड़ी डाल के भेजेंगे बोल के 10-15 प्रेशर्स डाले। तो भारत जो है कमजोर लगता है, पिछले 1 साल से कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ऑपरेशन सिंदूर में हो या दूसरे मामलों में हो। तो इस लिहाज से जो है अमेरिका रिलेंटलेस एक के बाद एक प्रेशर डालता रहा है, और अमेरिका का सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत को इस्तेमाल कर सके अपनी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ और दूसरी जगह। तो चूंकि बांग्लादेश नेवल और एयर बेसेस देने से मना कर दिया शेख हसीना के दौरान,
तो अब हमारे ऊपर भी प्रेशर होगा कि अगर आप ट्रेड पे नहीं देते हैं कंसेशंस, तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अगर आप दूसरे मामलों में हमारा साथ नहीं रहेंगे, तो आपको लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार आइलैंड देना होगा, जिससे हम मैरीटाइम रूट्स कंट्रोल कर सके, चीन के जहाजों को मॉनिटर कर सके, अगर हो सके तो उन पे भी निगरानी करके कंट्रोल करके स्टॉप करें या हुआ कर लेंगे बोल के, सीज कर लेंगे बोल के। तो भारत के ऊपर दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जो आरएसएस का एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा था, पाकिस्तान को लिबरेट करना और पूरे अखंड भारत की तरफ भारत को लेके जाना, वो पूरा प्लान सब जो है मिट्टी में मिला दे रहा है ट्रम्प। और ये कह रहा है कि आप हमारे से साथ हम बोले जैसे आप सुनिए, इकोनॉमिक रिलेशंस में और डिफेंस रिलेशंस में वगैरह वगैरह बोल के। तो जो साइलेंस मोदी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी है, वो एक तरीके से सही है, क्योंकि अगर कुछ भी बोलते हैं ट्रम्प के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, वो भड़क जाएंगे और धमकी देंगे कि हम और टैरिफ बढ़ाएंगे आपके ऊपर बोल के। तो अब 25-25-25-75% हो गया है। ईरान के ऊपर भी हम अब तेल लेंगे ना, तिजारत करेंगे, उस पर भी सैंक्शंस, टैरिफ लगा के हमें पनिश करेंगे। तो इस लिहाज से जो है, जो भी हम कदम उठाते हैं अमेरिका के खिलाफ या उसको नाराज करते हैं, तो अब ये मौका नहीं है। शांति ही बेहतर लगता है मुझे, क्योंकि ये ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि रैशनल नहीं है। अपने प्रिडिक्टेबल पॉलिसी से हम नहीं, लेकिन इस समय बोल मोदी जी सके को कि सबसे ऐसा बड़ा, होता। बट प्रोफेसर पाशा, मोदी जी के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ा डर क्या है? क्या उनको ये लग रहा है कि उनकी रेजीम चेंज कर देगा, उनके उनका उनका तख्ता पलट कर देगा? क्या ये सवाल है? या फिर हिचक रहे हैं और मोदी जी सोच रहे होंगे कि अब चुप रहना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो पता नहीं किस हद तक जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी, वो तो सबसे बड़ा खतरा है कि मेरी गद्दी को शेख हसीना या प्राइम मिनिस्टर ओली नेपाल की तरह या दूसरे मदोरों की तरह ये हटा देंगे बोल के। क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रम्प और अमेरिका के पास ऐसा खुफिया पॉइंट्स हैं, जिसको वो ओपनली कह चुके हैं कि अगर मैं चाहूं तो पॉलिटिकल करियर मोदी का खत्म कर सकता हूं, लेकिन करना नहीं चाहता। वो मेरा दोस्त है और अच्छी रिश्ते चाहते हैं हम दोनों के बीच में बोल के। तो ये एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं, एक तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहे हैं। तो अब भारत के लीडर्स को पता नहीं चल रहा है कि हम आगे बढ़ें तो क्या करें, क्या फायदा होगा, या और जलील करेंगे या ह्यूमिलिएट करेंगे। और कंसेशंस देंगे तो क्या फार्मर्स सड़कों पे नहीं आएंगे, क्या इंडस्ट्री पे असर नहीं होगा, आर्थिक स्थिति पे असर नहीं होगा, और जीडीपी पे क्या असर नहीं होगा बोल के उसका भी डर है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग पुल्स और प्रेशर्स में ये गवर्नमेंट उलझ गई है, तो इसलिए साइलेंस ही बेटर है बोल के वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये पैरालाइज हो गए, फ्रीज हो गए वर्चुअली, डर के मारे अमेरिका के प्रेसिडेंट के पॉलिसीज, और जिस तरीके से वो लेफ्ट एंड राइट इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर कर रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर करके। नहीं, लेकिन अगर मोदी जी को पैरालाइज कर दिया, जैसा आप कह रहे हैं कि मोदी जी को एकदम पैरालाइज कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो किसी भी बात पर फैसला लेने में बिल्कुल असफल है, तो ये भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, भारत की संप्रभुता पर कितना बड़ा खतरा है? देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की वीकनेस को समझ गए हैं, और वो ये है कि ये सिर्फ वाहिद एक लीडर है इंडिया में जो पूरी पॉलिसी को डिसाइड कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, फॉरेन पॉलिसी हो, पॉलिटिकल हो वगैरह बोल के। तो मोदी के कंपेरेबल लीडर्स कौन है? ना कोई बीजेपी में है, ना अपोजिशन में है उनको हरा सकता है, ना हटा सकता है, ना कोई बोल सकता है, ना पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन में चैलेंज कर सकता है। तो इस लिहाज से उन अमेरिका के प्रेसिडेंट को पता चल गया है कि ये हाईली पर्सनलाइज्ड लीडरशिप है,
और हम टारगेट करेंगे मोदी, बिकॉज ओनली ही कैन डिलीवर द गुड्स, ओनली ही कैन टेक द डिसीजन। वही निर्णय ले सकते हैं जो हमको चाहिए बोल के वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और वीकनेस उनकी जो भी है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक करके। लेकिन यहाँ भी कुछ लिमिट है, यहाँ भी कुछ रेडलाइंस हैं, अगर वो पार करेंगे तो देश को नुकसान होगा, जैसा फूड नहीं, सिक्योरिटी, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह। आपने सही कहा कि वो अमेरिका भी समझ गया है कि ये पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, लेकिन अभी सर्जियो गोर भी भारत आए हैं और वो लगातार डायरेक्टली लोगों से बात कर रहे हैं। मैं सर्जियो गोर का एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ जहां पर उन्होंने मुंबई का एक दौरा भी खत्म किया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है। सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो उस ट्वीट को प्ले करिएगा। ये देखिए, एम्बेसडर सर्जियो गोर ने लिखा है कि रैपिंग अप अ वेरी सक्सेसफुल ट्रिप टू मुंबई, ग्रेट मीटिंग्स विद सीएम देवेंद्र फडणवीस, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, Chairman of Reliance Industries Mukesh Ambani, Chairman of Tata Companies Chandrasekaran, executives from India's pharmaceutical sector and religious faith leaders. We are building strong momentum across trade, technology, education, energy, and resilient supply chains as the US-India partnership continues to grow. अब ये उन्होंने लिखा है। अब ऐसा लग रहा है कि यूनिलैटरली ये सारी मीटिंग्स भी कर रहे हैं। अब अमेरिका क्या भारत के साथ अपनी डीलिंग्स को, तौर तरीके को बदल रहा है? पूछने की किसी से जरूरत नहीं है, हम जो चाहेंगे हम उससे मिलेंगे, हम जो पॉलिसी चाहेंगे, और ठीक है बाद में आके कैमरे पर हम कह देंगे कि वी आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अक्रॉस ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इस तरीके से। अपने आप जो ये मिलने की बात कर रहे हैं, अभी भी वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से भी नहीं मिले थे। प्रोटोकॉल ये कहता है कि कोई भी नया एम्बेसडर किसी देश का आता है वो सबसे पहले राष्ट्रपति से मिलने जाता है। यहाँ पर सर्जियो गोर राष्ट्रपति से नहीं मिलते, वो ऐलान कर देते हैं ऑफिशियली कि भारत को हम मेंबर बनाएंगे पैक्ट सिलिका का अगले मंथ। अब ये सुनने में आ रहा है कि मुंबई जाके उन्होंने आरबीआई गवर्नर से भी मिल लिया, सीएम फडणवीस से भी मिल लिया। ये जो डीलिंग है ये क्या एक तरीके का वायलेशन नहीं है प्रोटोकॉल का? और अब क्या भारत के साथ डील करने के तौर तरीके भी बदल दिए अमेरिका ने? जी, ये तो खुला आम उल्लंघन है। ये अभी एम्बेसडर डेजिग्नेट हैं, वो अपने क्रेडेंशियल्स इंडिया के प्रेसिडेंट को सबमिट नहीं कर रहे हैं। ऑफिशियली वो एम्बेसडर नहीं है अमेरिका के, वो सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट के दोस्त हैं। देखिए, जो डेजिग्नेटेड एम्बेसडर कर रहा है वो अपने मालिक की तरह कर रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी कौन सा प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे हैं? वो तो हर एक इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉ और कन्वेंशन, कस्टम्स को उल्लंघन करके जो मन में आता है, जो मर्जी है वही बोलते हैं, करते हैं और दिखाते हैं। तो उसी तरह उनके एम्बेसडर्स भी कर रहे हैं। देखिए, पहली बार अमेरिका के हिस्ट्री में एक प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम कैरियर डिप्लोमेट को अपॉइंट नहीं करेंगे, 200 एम्बेसडर्स और टॉप डिप्लोमेट्स को, बिजनेसमैन को, हमारे दोस्तों को अपॉइंट करेंगे। तो ये सरगे जो है जो भी टर्म चाहते हैं वही कर रहे हैं वो, और उनको पता है कि इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल में क्या होता है। तो पहला विजिट उनका वहीं रहा, क्योंकि अमेरिका को डॉलर से मतलब, फाइनेंशियल रिसोर्सेस कहाँ हैं और क्या करना है, और आरबीआई गवर्नर, चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह बोल के। तो देखिए, हर एक अब उनके एम्बेसडर, उनके दोस्त जो ट्रम्प के दोस्त जो हैं, जो बिजनेस में थे या रियल एस्टेट में थे, जो उनका ओरिएंटेशन कंप्लीटली ट्रेड, बिजनेस, कमर्शियल रिलेशन, और उनका एक ही फोकस है कि डॉलर कितने ज्यादा से ज्यादा पूरे दुनिया से खींच के अमेरिका को लाए। तो ये मतलब है। अब देखिए, बोर्ड ऑफ पीस गाजा को अनाउंस कर रहे हैं, तो वहां जो है ऑक्शन चल रहा है, जो भी देश उसमें शामिल होना चाहता है $1 बिलियन दिया बोल रहा है। और वेनेजुएला का ऑयल जो है वो खरीद के ट्रम्प खुद डिसाइड करेंगे कि कितने डॉलर उनके खाते में जाएंगे और कितने वेनेजुएला के लोगों को भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए जाएगा। तो ये खुले आम जो है कॉलोनियल मेंटालिटी, एक्सप्लॉयटेशन का, लूट का, प्लंडर का चल रहा है। तो और जो भी देश उनके खिलाफ करता है तो टैरिफ लगाते हैं। भारत के ऊपर लगाए 25-25 और 25 ईरान के ट्रेड के ऊपर 75 नहीं, लेकिन ये जो परसेंट। सर्जियो गोर की जो मीटिंग थी प्रोफेसर पाशा, देवेंद्र फडणवीस से या अनिल अंबानी से या फिर टाटा के चेयरमैन से, ये क्या उन्होंने डायरेक्टली अपने अपॉइंटमेंट्स अमेरिका से ही सेटअप कर लिए? मोदी जी को इन्फॉर्म नहीं किया
बस आए सीधा मुंबई भाग गए और सबसे मिल लिया उन्होंने। क्योंकि उनको पता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ मोदी अपोज नहीं करेंगे। देखिए पिछले एक साल में जो भी अमेरिका के ऑफिशियल आए ट्रेड टॉक्स के लिए या किसी भी वजह से, तो वो सीधा मोदी से मिलते हैं, मिनिस्टर से नहीं मिलते, बाद में मिलते हैं जयशंकर से, पीयूष से, गोयल से वगैरह वगैरह। तो उनको पता है कि ये इंडिया में सिर्फ एक वाहिद लीडर है जो इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी और की डिसीजन जो है एक ही आदमी लेता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को डायरेक्शंस देते हैं बोल के। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह डायरेक्टली वही डील कर रहा है सरगी पास्टर, इस लिहाज से ये डायरेक्टली तो डील कर डोनाल्ड रहे हैं ट्रंप को पता ही वो। होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर इस तरीके से कर रहे होंगे कि भाई सर्जियो गोर को बोला होगा कि आपको किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए और सीधा अपनी मीटिंग सेटअप करिए और जाके मिल लीजिए। जी, उनका डायरेक्ट लिंक है। ही डजंट हम्म। रिपोर्ट टू स्टेट डिपार्टमेंट, ही रिपोर्ट्स टू ट्रम्प डायरेक्टली। और वो सिर्फ राइट। भारत के लिए एम्बेसडर नहीं है, पूरे साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के लिए भी अपॉइंट करे गए हैं, पूरा कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के जो भी ये सार्क चीज देश हैं, सभी से उनको अब एनवाय बना के भेजा है। जी। किसी भी देश के, अगर हमारे प्रधानमंत्री के लिए ये कितना बड़ा खतरा है अगर इस तरीके से अमेरिका का एम्बेसडर आता है, अपने आप से मीटिंग सेटअप करता है, अपने आप से लोगों को इन्फॉर्म करता, मिलने लगता है और पीएमओ को पता ही नहीं होता। ये कितना बड़ा, मतलब हमारे लिए खतरा क्या है इसमें? हम जाएंगे, अमेरिका आएगा हमारे देश में, कोई भी डील किसी से सेटअप कर लेगा, हमारे प्रधानमंत्री एकदम चुप मौन, आंख में पट्टी बंधी रहेगी और किसी को पता ही नहीं कि हमें तो बोलना ही नहीं है ट्रंप के खिलाफ। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हर एक मूवमेंट, हर एक अपॉइंटमेंट का पता है, लेकिन वो अपोज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपोज करना, ट्रंप को अपोज करना है। क्योंकि उनको पता है कि ये सर्गे कौन है, कितना नजदीक है ट्रंप के और क्यों जा रहा है वहां, सभी पता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज कब आते हैं, किससे मिलते हैं, किनका अपॉइंटमेंट है, हर एक मूवमेंट ट्रैक करते हैं, उनको पता है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। ये डरे हुए हैं ट्रंप से और उनके एम्बेसडर डेजिग्नेट से। तो यही साइलेंस जो है ट्रंप को और उनके जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको हिम्मत मिल गई है। नहीं तो हमारे स्टैचर को सर क्या हो गया है, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि एक एक समय था जब हमारे पास अनाज नहीं होता था, हम हर चीज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहते थे। आज हम एक इतने बड़े न्यूक्लियर पावर भी बन गए हैं और आज हमारी आवाज ही एक तरीके से बंद हो गई है। हम चू तक नहीं कर रहे हैं, इस बेसिक प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ये अधिकारी भारत आकर, और हम चुप हैं। हम ये कहेंगे कि नहीं, हम अपोज ही नहीं करेंगे, कुछ तो बोलेंगे, या हम बोलेंगे ही नहीं। देखिए ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड होता है। नेहरू जो है न्यूक्लियर इंडिया के प्रधानमंत्री रहे थे। फूड सिक्योरिटी के लिए हम अमेरिका से भीख मांगते थे पीएल 480 के तहत। और जितनी तरक्की अब हम करे हैं उतनी पहले नहीं थी, इतने गरीब मिलियन सब थे। लेकिन अब जो है हम तरक्की कर चुके हैं, न्यूक्लियर पावर है, इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। there is no leader who can articulate India's standing, और वो क्षमता नहीं है, वो विजन नहीं है, वो क्वालिटीज नहीं है, इसलिए कि ये जानते ही नहीं है इंडिया का कैपेबिलिटी क्या है, उसको कैसा आर्टिकुलेट करना। ये सिर्फ इलेक्शन 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 और इलेक्शन जीतना और मेजॉरिटेरियन रूल और कम्युनल एजेंडा बोल के डोमेस्टिक गोदी मीडिया को कंट्रोल करके कैसा मैनिपुलेट करना, उसी में लगे हुए हैं। और यही जो है खतरा है पूरे देश के लिए, क्योंकि टैरिफ से सिर्फ मोदी को असर नहीं होता, पूरे भारतीयों को पे असर होता है, बेरोजगारी से, इन्फ्लेशन से, एक्सपोर्ट कम होने से और बेइज्जती से। ये सिर्फ मोदी की या गवर्नमेंट की बेइज्जती नहीं हो रही है, ये ह्यूमिलिएशन पूरे इंडिया की हो रही है। पूरे दुनिया में अब सवाल उठा रहे हैं कि लोग भारत के लीडरशिप को क्या हो गया, आपके लीडर इतने कमजोर क्यों हैं, क्यों चुप हैं बोल के। तो असल वजह यह है कि हम वल्नरेबल हो गए हैं, हम अमेरिका के प्रेशर पे और पाकिस्तान को इस्तेमाल करके और दबाव डाल रहे हैं
और जो लीडरशिप के प्रॉब्लम्स है, वीकनेसेस है, उसको भी एक्सप्लॉइट करके, डरा धमका के वो अपना एजेंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तो बिल्कुल अगर कॉमन जो मैन की लैंग्वेज में कहें, सर कॉमन मैन की अगर लैंग्वेज में कहें तो ये तो ट्रम्प का जो लाडला राजदूत है ये आता है और भारत में घुसकर मोदी जी की नाक काट देता है, भारत की नाक काट देता है और हम चुप हैं, हम कह रहे हैं जाओ भाई करो जैसे कर रहे हो। वही हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह। अमेरिका के ट्रम्प जो कर रहे हैं पनामा में, वेनेजुएला में, ग्रीनलैंड में, ईरान के खिलाफ वगैरह, तो उनके असिस्टेंट्स भी वही कर रहे हैं कि मोदी से क्या बातचीत करना, हम डायरेक्टली मिलेंगे, क्या कर लेगा मोदी, क्या हमको अपोज करेगा, क्या मीटिंग कैंसिल कर देगा, क्या करेगा? नहीं, हमको जो करना है वही करेंगे बोल के वो बता रहे हैं कि हम ताकतवर हैं, आप सुनते रहिए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मजबूर हैं। और हम हमारा दबदबा रहेगा और आप सुनते रहिए, हम बोले जैसा करते रहिए। जी। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और स्थिति क्या हो सकती है? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।